जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं विषय भूगोल। इसमें हम देखेंगे भारत का भौतिक भूगोल। दोस्तों, ये भारत के भौतिक भूगोल वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है। इसके बाद से हम और पार्ट में लाएंगे और भारत के भौतिक भूगोल काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी शानदार और आसान तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे और आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके समझ में आएंगी। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे भारत के भौतिक भूगोल के पार्ट 1 में देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति एवं महत्व। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम देखते हैं पहले भारत की जो स्थिति है भौगोलिक ग्लोब पर, जो पृथ्वी का ग्लोब है उसमें भारत की स्थिति कहाँ पर है, किस जगह है, किस अक्षांश और किस देशांतर के मध्य है, ये हमारे लिए समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इसको अच्छे से। देखेंगे पहले स्थिति, भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है। इसके लिए हम दोस्तों जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं अक्षांशीय और देशांतरी, इनका हम सहारा लेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि जो भारत की स्थिति है एक्चुअल में वास्तव में वो कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, आप जानते हैं कि जो ग्लोब है इस पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई होती है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ठीक है, जिनको अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। दोस्तों देखिए, एक बार उसको फिर रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कम समय में। दोस्तों, ये पृथ्वी पर जो पूर्व से पश्चिम होती है 66 डिग्री नॉर्थ में रेखा, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। उसके नीचे होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो अक्षांश रेखा होती है, पूर्व से पश्चिम जो रेखा खींची गई होती है वो होती है कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्तों, जो बीचों बीच में होती है सबसे जो लंबी रेखा होती है जिसको बृहद वृत्त या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो 0 डिग्री की होती है अक्षांश रेखा, उसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। दोस्तों, उसके नीचे चलेंगे तो जो 23.5 डिग्री साउथ में होती है जो अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई होती है, वो क्या होती है, तो मकर रेखा होती है। दोस्तों, उसके नीचे चलेंगे तो 66.5 डिग्री जो साउथ में होती है काल्पनिक अक्षांश रेखा, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जानते हैं कि 2 पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और दोनों पोल पर क्या है, बर्फ बिखरे पड़े हैं। दोस्तों ठीक है, आप समझिए इतना। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो ये 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, ये क्या करती है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इस विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को जो उत्तर में है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इस विषुवत रेखा के निचले भाग को, इस विषुवत रेखा के निचले भाग को जो दक्षिण में है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमको देखना है कि भारत इसमें कहाँ पे है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध, भारत आपको यहाँ दिख रहा होगा छोटे आकार में। ठीक है, तो भारत यहाँ कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। समझ रहे हैं आप, एक बात समझ गए होंगे, भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में तो हो गया, उसके बाद हम एक और चीज़ समझ लेते हैं। ये जो 0 डिग्री दिख रही है आपको, ये वाली जो नॉर्थ से साउथ जो रेखा खींची गई है काल्पनिक, इसको बोलते हैं देशांतरी रेखा। ये जो रेखा है 0 डिग्री की, इसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। दोस्तों, इस ग्रीनविच लाइन भी क्या करती है, मतलब अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर रेखाएं क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती हैं, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो भी क्या करती हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती हैं। वास्तव में जो होती है 0 डिग्री, ये ग्रीनविच लाइन क्या करती है, मतलब इससे पूरब में जो हिस्सा पड़ता है पृथ्वी का उसको बोलते हैं पूर्वी, ठीक हिस्सा, और जो पश्चिम पड़ता है उसको बोलते हैं पृथ्वी का पश्चिमी हिस्सा। तो हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन के पूरब में पड़ रहा है कौन, ये भारत। ठीक ना, पूरब में पड़ रहा है ना, ये ग्रीनविच लाइन है, इससे पूरब में ये पड़ेगा। ठीक है, तो भारत जो स्थिति है वो विषुवत रेखा से ऊपर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ में, और ग्रीनविच लाइन से पूरब में, मतलब ग्रीनविच लाइन से जितने हम चलेंगे पूरब में उतना हम ईस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईस्ट लिखते हैं। ठीक है, अगर और हम विषुवत रेखा से ऊपर चलते हैं तो इसको हम नॉर्थ लिखते हैं। ठीक है, अक्षांश को दर्शाने के लिए डिग्री में। ठीक है, तो आप इतना समझ गए इसको। दोस्तों, अब इसको अगर हम जूम करें, बड़ा कर दें, तो आपके सामने यहाँ पे इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम, और आप इसको देखिए ध्यान से। दोस्तों, यही भारत है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है ऐसे करके, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या है, देशांतरी रेखा है जो नॉर्थ से साउथ खींची गई है। तो ये कितने डिग्री रेखा है, मतलब ये ग्रीनविच लाइन से तो पूरब में है, इसलिए यहाँ पे ईस्ट
यानी पूरब, इस ग्रीनविच लाइन से पूरब में जितने लाइनें होती हैं, जितने देशांतरी रेखाएं होती हैं, उनको दर्शाने के लिए, ठीक है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ग्रीनविच लाइन से जितने पश्चिमी रेखाएं होती हैं, ठीक है, देशांतर रेखाएं, उनको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, वेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ग्रीनविच लाइन से पूरब में ईस्ट और इससे पश्चिम है तो वेस्ट, ठीक है। लेकिन भारत कहाँ पे है, पूरब में है, इसलिए हम देशांतर रेखाओं के तहत जब दर्शाते हैं तो इसको हम ईस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत की जो स्थिति है देशांतरी रेखाओं के मध्य कितने कितने के मध्य है, तो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट 53 सेकेंड, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट 53 सेकेंड ईस्ट, ठीक है। यानी जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन है, ये इस 0 डिग्री से पूरब में कितना, 0 से जब पूरब बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 करते करते कहाँ तक, 68 तक। तो जो 68वां यहाँ पे लाइन है, जो 68 डिग्री वाला जो देशांतरी रेखा है, 68 डिग्री 7 मिनट 53 सेकेंड वाला जो देशांतरी लाइन है, रेखा है, उस रेखा और चलेंगे आगे तो कहाँ तक, 97 डिग्री 24 मिनट 47 सेकेंड, कितना, 97 डिग्री 24 मिनट 47 सेकेंड का जो पूर्वी देशांतरी रेखा है, ये यानी 68 डिग्री और 97 डिग्री वाला, यानी इसके और इसके मध्य में क्या है, भारत स्थित है। यानी ये वाले 68 डिग्री वाला ईस्ट और ये 97 डिग्री वाला ईस्ट, जो यहाँ पे दोनों रेखा है, इन्हीं के मध्य क्या है, यहाँ पे भारत स्थित है, ठीक है। मतलब कहने का कि इनका देशांतरी विस्तार क्या हुआ, भारत का देशांतरी विस्तार क्या हुआ, तो 68 डिग्री 7 मिनट 53 सेकेंड ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 24 मिनट 47 सेकेंड ईस्ट तक, ठीक है। तो ये देशांतरी विस्तार इतना आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों जो अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो आप जानते हैं कि जो पूरब से पश्चिम लाइनें होती हैं उसे क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। दोस्तों देखिए ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है, ये वाली रेखा और ये ऊपर वाली रेखा, ठीक है, इन्हीं दो रेखाओं को हम यहाँ पे बड़ा कर दिए हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो जो ये वाली रेखा है, मतलब भारत की जो मुख्य भूमि यहाँ पे है और यहाँ से जो रेखा ये जा रही है, ये कितने डिग्री के है, तो ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री है तो इससे ऊपर चलेंगे हम 1 2 3 4 5 करते हैं, यहाँ पे 8 पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पहुँचेंगे, 8 पहुँचेंगे। तो 8 डिग्री जो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड का जो अक्षांशीय रेखा है, मतलब ये कहाँ है, विषुवत रेखा से ऊपर, तो नॉर्थ में, तो नॉर्थ के लिए यहाँ पे एन दिखा देते हैं, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड क्या है, नॉर्थ से लेकर कहाँ तक, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड, मतलब यहाँ पे 8 से लेकर कहाँ ऊपर 37 डिग्री कितना 17 मिनट और 53 सेकेंड नॉर्थ तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यानी इस अक्षांश और इस अक्षांश के मध्य क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। मतलब मुख्य भूमि की है। 8 से अगर बात करें हम, 8 से लें, अगर 8 डिग्री 4 मिनट से लें तो ये मुख्य भूमि हो जाएगी, मतलब जो कन्याकुमारी है वहाँ से लेकर और ऊपर तक, कहाँ तक, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का उत्तरी हिस्सा पड़ता है, ठीक है, वहाँ तक। अगर हम ये द्वीपों को ले लें, मतलब जो पड़ता है अंडमान निकोबार में, जो सबसे निचला पड़ता है ग्रेट निकोबार से नीचे पड़ता है इंदिरा पॉइंट, वहाँ तक हम ले लें तो वहाँ तक कितना पड़ेगा, 6 डिग्री 4 मिनट। तो हमारा अगर टोटल देखें अक्षांशीय विस्तार द्वीपों सहित, तो 6 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेकर कहाँ तक, ऊपर 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड, ये हमारा क्या हुआ, अक्षांशीय विस्तार हुआ, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, देशांतरी विस्तार को और अक्षांशीय विस्तार को यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बात गौर किया होगा कि 68 से 97 तक कुल कितना डिग्री का फासला हो रहा है, तो 29 डिग्री का लगभग फासला होता है। और वही लगभग 37 से 8 तक अगर ले हम तो कितना डिग्री का, 29 डिग्री का ही फासला होता है। तो लगभग इसका अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है लगभग बराबर है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम आते हैं इस पर, तो जो भारत की स्थिति वो क्या है, लगभग पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य की स्थिति है भारत की। समझ गए इसको, तो आई होप आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। और आप देख रहे हैं कि भारत के क्या है, 3 ओर से सागर है, यानी ये जो हिस्सा है भारत का, ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलेंगे यहाँ से, मतलब ये जो हिस्सा है इतना हिस्सा, ठीक है, जो 3 ओर से पानियों से घिरा है, उसे बोलेंगे भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, ठीक है, यानी इंडियन पेनिनसुला इसको बोलेंगे, ठीक है। आप इसका समझ गए इसको। ये देख लेते हैं भारत की स्थिति के महत्व को। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमको जानना कि भारत की स्थिति का महत्व क्या है,
ये हमारे मेंस के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। दोस्तों देखते हैं बारी बारी से करके इसका आर्थिक महत्व दोस्तों, सामरिक महत्व या राजनीतिक महत्व है, और इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आर्थिक महत्व में जो विश्व व्यापार है इसका 90%, इसका 90% जो हिस्सा होता है व्यापार का वो हिंद महासागर से होकर होता है। ठीक है, हिंद महासागरों से 90% होता है वर्ल्ड का ट्रेड। ठीक है, तो इस कारण से देखिए जो भारत के पोर्ट हैं, यूरोपीय भारत में जो पोर्ट हैं, इनका काफ़ी यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल होता है, और इनसे क्या होता है, भारत को रेवेन्यू राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए दोस्तों। दोस्तों जो भारत का समुद्री क्षेत्र है, कह सकते हैं भारत का जो अपना समुद्री क्षेत्र वो कहाँ तक है, वो 200 नॉटिकल माइल तक है। 200 क्या है, नॉटिकल माइल तक है। हर कंट्री का अपना अपना क्या होता है, 200 नॉटिकल माइल तक अपना समुद्री क्षेत्र होता है दोस्तों। इसके लिए एक अंक्लोज समिट हुआ था, अंक्लोज। ठीक है, एक अंक्लोज एक्ट बनाया गया था। ठीक है, समिट के थ्रू। तो वो क्या करता है, वो सभी कंट्री को क्या करता है, 200 नॉटिकल माइल तक अपने क्षेत्र का विस्तार करने का, मतलब समुद्र में वो आज़ादी देता है दोस्तों। लेकिन इसमें और भी कुछ है समझने लायक बातें दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये जो इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल अंदर समुद्र तक जो रेखा होगी बनेगी, ठीक है, उसको बोला जाएगा। ठीक है, मतलब ये रेखा को नहीं, मतलब इसके अंदर जो क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर कंट्री का अपना क्षेत्र होगा। ठीक है, उसमें वो कुछ भी कर सकता है, खनन माइनिंग कुछ भी हो, रिसर्च वो कर सकता है कंट्री। ठीक है दोस्तों, ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक, एक नॉटिकल माइल में होता है 1.7 किलोमीटर। ठीक है, तो इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक जो रीजन होता है वो भी उसी कंट्री का होता है, लेकिन 12 से 24 के मध्य जो क्षेत्र होगा उसको बोला जाएगा ट्रांजिशन जोन, क्या संक्रमण क्षेत्र बोला जाएगा दोस्तों। आधार रेखा से कहाँ तक, 200 नॉटिकल माइल तक क्या बोला जाएगा, इसको एक्सक्लूसिव, मतलब 24 से लेकर 200 तक। ठीक है, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये क्या है, किसी भी कंट्री का अंक्लोज समिट के अनुसार 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, देखिए जो भारत की स्थिति है वो क्या है, वो पश्चिमी और पूर्वी देशों के बिल्कुल मध्य में है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे भी भारत का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि कोई भी कंट्री का जो भी होता है कनेक्शन, ठीक है, जो भी हवाई जहाज़ होते हैं आके यहाँ पे लैंड होते हैं। ठीक है, मतलब हवाई जहाज़ से क्या होता है, पूरी कंट्री का कनेक्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि जो भारत की स्थिति अगर मध्य है तो काफ़ी ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंस होता है, जो इनका जो कनेक्टिविटी है, जो हवाई जहाज़ जहाँ के आके रुकते हैं, इनसे क्या होता है, भारत को अधिक रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। इस प्रकार से आगे देखते हैं। तो जो दोस्तों देखिए मध्य स्थिति होने के कारण यहाँ से क्या है कि सेंट्रल एशिया, भारत से सेंट्रल एशिया के लिए एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मुंबई से चाबहार तक सी रूट होगा, और यहाँ से चाबहार से लेकर पूरे सेंट्रल एशिया तक क्या होगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, उस यहाँ से मतलब चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, यहाँ से लेकर सेंट्रल एशिया तक ये रूट होगा। ठीक है, रोड के थ्रू, और मुंबई से लेकर चाबहार तक सी रूट होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही एक BCIM ये रोड प्रोजेक्ट है, जो इसमें हम कौन कौन, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये कंट्री शामिल होंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ से ऐसे रोड कनेक्टिविटी का ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि आर्थिक महत्व क्या रहा है भारत की स्थिति का, समझ गए दोस्तों। देखते हैं सामरिक महत्व को या इसके राजनीतिक महत्व को। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो 19वीं शताब्दी थी वो यूरोप का था। ठीक है, यूरोप क्या था, 19वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा सभी कंट्रियों से आगे था हर मामले में, या वो सैनिक के मामले हो, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक मामले हो, हर क्षेत्र में क्या था, आगे था। उसके बाद जो 20वीं शताब्दी आई वो अमेरिका का रहा। क्या है, किसका रहा, अमेरिका का रहा। उसके बाद से जो अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी, वो किसका है, वो एशिया का है। और एशिया में किसका चल रहा है, तो भारत और चीन का चल रहा है। ठीक है, और ये माना जा रहा है, और ये माना जाता है विशेषज्ञों द्वारा कि 21वीं सदी में उसी का, ठीक है, बस चलने वाला है, जिसका किस पर, हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित हो जाए, कायम हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक चुनौती है और चैलेंज है, और बहुत ज़रूरी है ये करना कि वो क्या करे, हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। इसमें जितने भी कंट्री हैं उनको क्या है, उनको दोस्ताना रवैया से अपने पास ले आए, उनको हेल्प करे। ठीक है, उनको ऐड दे, तब जाके कहीं ना कहीं हम क्या होंगे, इस पर नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे। हालांकि चाइना हिंद महासागर जो कंट्री है उन सभी कंट्रियों को लोन देकर उनको डेफ्ट जाल में फंसा रहा है। ठीक है, इससे क्या करें, इसको भारत को काउंटर करने के लिए बहुत से उपाय सोचने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसका जो सांस्कृतिक जो महत्व है
वो ये है कि जो भारत है, यहाँ देखिए ध्यान से, जो भारत है, भारत के जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर से जितने भी कंट्री कनेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे इस मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये भारत हो गया, हिंद महासागर है, और हिंद महासागर से जितने भी ये अफ्रीकन तटीय कंट्री हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी यहाँ पे कंट्री हैं, पश्चिमी एशिया के, पूर्वी एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के, ठीक है, दक्षिण एशिया के, और ये तटीय अफ्रीकन कंट्री, ये सभी कंट्री क्या है, इन सभी कंट्री में एक सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना भारत के लिए काफ़ी एक अच्छी बात रहेगी, ठीक है, ताकि, ठीक है, इससे भारत का सांस्कृतिक महत्व बढ़ेगा। इसके लिए क्या कर सकते, भारत इंडियन ओशन आउटरीच प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है, भारत ने क्या किया है कि इंडियन ओशन आउटरीच प्रोग्राम चला रहा है, जिससे क्या हो कि सांस्कृतिक महत्व इन देशों के मध्य दरमियान बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इसको आपने अच्छे से समझा होगा और अच्छे से अपने दिमाग में इसको एनालाइज किया होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, काफ़ी मेहनत लगा इसको बनाने में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसका सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।